बरसक मांगा चैप्टर 0.01। तो तुम्हारा बरसक के 45th पार्ट में स्वागत है और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 369 से 378 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। तो आराम से बैठिए, देखिए और मजे लीजिए क्योंकि इट इज द लास्ट पार्ट। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैंने वही हुड्डी पहनी हुई है बरसक का, जहां से मेरी ये बरसक की जर्नी स्टार्ट हुई थी। 1 साल हो गया वैसे, मुझे लगा नहीं था कि मैं पूरा बरसक कवर कर दूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को जाकर ज्वाइन करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे रीकैप। अब इसके पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि ये कैस्का की याददाश्त वापस आ जाती है और जब वो इतने वक्त के बाद अपने लवर गट्स को मिलने को होती है, तभी उसका एक्लिप्स का ट्रॉमा उसे ऐसा करने नहीं देता और अब गट्स को उससे दूर रहना पड़ता है। तभी पूर्णिमा की रात वो बच्चा वापस आ जाता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि असलियत में वो बच्चा ग्रिफिथ था। उसके बाद वो पूरे एल्फ आइलैंड को तबाह कर देता है और कैस्का को अपने साथ ले जाता है और गट्स कुछ नहीं कर पाता और टूटकर डिप्रेशन में चला जाता है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। हम देखते हैं कि वो पूरा आइलैंड टूट रहा था और गट्स पूरा खत्म हो चुका था, फुल डिप्रेशन मोड में। और वो सोच रहा था कि इतने साल लड़ना उसका बेकार ही रहा। जब असली टाइम पर उसे हथियार चलाना था तो वो ग्रिफिथ को छू भी नहीं पाया। उसके लिए उसे हराना नामुमकिन ही है। दूसरी तरफ रोड्रिक और उसके साथी जैसे तैसे बचकर अपनी शिप पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि आइलैंड के टूटने से समुद्र में भी लहरें उठ रही थी। तभी सरपी को देखते हैं कि दनान और ईज़मा में से एक रोशनी निकलने लगती है। दनान कहती है अब टाइम आ गया है, अब हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। और वो और ईज़मा गायब होकर धूल में उड़ जाते हैं। इसी तरह अपने आंखों के सामने ईज़मा को गायब होता देख टूट जाता है। पीछे सारे के सारे एस्ट्रल बीइंग्स गायब होने लगते हैं और आसमान में धूल बनकर उड़ जाते हैं और अब वहाँ सिर्फ इंसान रह गए थे। अब हम देखते हैं कि वो सब लोग आइलैंड के तबाह होने के बाद रोड्रिक की शिप पर चढ़ जाते हैं, जहाँ वो सब के सब डिप्रेस थे और सब अपने आप को दोष दे रहे थे कि वो वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तई मोड़ा आकर फैंडस को उठाकर कहती है अभी मायूस होने का टाइम नहीं है, उधर कुछ लोग घायल हैं, तुम उन्हें अपने मैजिक से हील कर सकती हो। तई फैंडस जाकर उन्हें हील करने लगती है। अब श्रीके भी उसकी मदद के लिए आ रही होती है। तभी मोड़ा कहती है तुम्हें ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है, वो पूरा अंदर से ब्रोक हो चुका है। अगर उसका बर्सर्कर आर्मर इस टाइम पर उस पर हावी हो गया तो बहुत तबाही मच जाएगी। तभी रोड्रिक भी वहां आता है और गट्स के कमरे के बाहर आकर उसे चिल्लाकर बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि अंदर गट्स ने अपने आप को उस रूम में लॉक कर लिया था। और तभी वो गिर जाता है और उसके साथ उसकी ड्रैगन स्लेयर भी। और फिर वो सोच रहा था कि इतने साल मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया, बस तुम पर किया, मेरी सोड, और आज मैं उसका यूज करके भी कुछ नहीं कर पाया। अब शेकी को गट्स की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो एस्ट्रल बॉडी का रूप लेकर गट्स से बात करने के लिए जाती है और तभी उसे गट्स के अंदर उसकी ड्रैगन स्लेयर की मेमोरीज दिखती हैं और उसमें वो सारे डीमंस थे जो उसकी तलवार से मरे हैं। तभी उसके अंदर से उसका डार्क बीस्ट आता है और अपने दांतों से वो सारी मेमोरीज गटक लेता है और उन जंजीरों को तोड़ देता है और गट्स भी डिप्रेशन के मारे उसकी डार्कनेस में और डूबता चला जाता है, जिसकी वजह से उसका इनर बीस्ट उस पर हावी हो जाता है और तभी वो एकदम से चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। और इस वक्त ये वैसे ही लेटा हुआ है जैसे ग्रिफिथ लेटा हुआ था जेल में जब उसका सब कुछ छिन गया था। अब शीकिया वापस अपनी बॉडी में आ जाती है और गट्स की हालत को देखकर वो भी काफी दुखी थी। फिर हमें वर्ल्ड स्पाइरल ट्री की ब्रांचेस दिखाई जाती हैं फैल्कोनिया के पास, जहाँ सोनिया खड़ी थी और उसके पीछे पीछे इरविन, म्यूल, लोकस और ग्रनबेल भी आ जाते हैं। सोनिया कहती है ही इज बैक और तभी उस ब्रांच में से जोद निकलता है और नीचे आकर वहां लैंड करता है और हम देखते हैं कि ग्रिफिथ के हाथों में कैस्का थी और साले के मुंह की मुस्कुराहट देखो। एक चीज थी गट्स पे, वो भी छीन ली इस मादर ने। वो वैसे ही गट्स को महसूस करा रहा है जैसा उसने महसूस किया था। अब कैस्का को होश आता है और वो देखती है कि वो वहाँ फैल्कोलिया किंगडम के एक रॉयल कमरे के बेड पर लेटी थी। उसके उठते ही कई सारी मेड्स वहाँ आ जाती है और उसे तैयार कर देती है। बाहर गैलरी में वो देखती है उसे पास ही वर्ल्ड स्पाइरल ट्री दिख रहा था जो चमकते हुए काफी खूबसूरत लग रहा था। उधर से जब हॉक के सोल्जर्स जा रहे थे तो वो मेड उसे बताती है कि ये न्यू बैंड ऑफ हॉक्स के सोल्जर्स हैं। और ये सुनकर कैस्का की आंखों में आंसू हो जाते हैं क्योंकि उसे अपने पुराने बैंड ऑफ हॉक्स की याद आ जाती है। उसके बाद उसे शाही फूड खिलाया जाता है जो कि बहुत स्वादिष्ट था और फिर एक स्पेशल डीलक्स बात दिया जाता है। उसे वो बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन नहाते हुए उसे याद आती है दनांश की और फैंडस की। और फिर जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तो वो सोचती है कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है रॉयल गार्ड आकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन वो कैस्का थी। वो उन्हें पीट पाट कर
वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर कई सारे रॉयल गार्ड्स आकर उसे पकड़ ही लेते हैं और वापस उसके कमरे के बेड में डाल देते हैं। कैसे ये भागने की खबर ग्रिफिथ तक पहुंच जाती है। इरविन कहता है लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है, बट पीछे खड़े जॉद के एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे, जैसे वो इससे सेटिस्फाई नहीं था। फिर ग्रिफिथ उन्हें कहता है ईस्ट। अब जब उसने वेस्ट पूरा अपने कब्जे में कर लिया है तो अब वो ईस्ट की तरफ हुकूमत करने के लिए बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमें शिप पर दिखाया जाता है कि श्री के मैजिक सर्कल बनाकर अपनी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकालती है और कैसका को ढूंढने के लिए उस वर्ल्ड स्पाइरल ट्री के पास जाती है, जहां उसे उसकी कई सारी ब्रांचेस दिख रही थी जिनका कोई अंत नहीं था। लेकिन तभी वो देखती है कि वो सारी ब्रांचेस एक जगह पर जाकर मर्ज हो रही हैं और फिर वो उस तरफ को बढ़ती है। अंदर गर्ड्स खत्म डाला हुआ था और तभी उसकी ड्रैगन स्लेयर में से उसका इनर बीस्ट निकलकर उसे बात करता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम्हें और पावर चाहिए, अगर तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। तभी गर्ड्स होश में आकर अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी फिर उसे ग्रिफिथ अपने सामने दिखता है और उसे याद आता है कि वो एक भी वार उस पर नहीं कर पाया था और फिर से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम बाहर देखते हैं तो काफी सारे कुशान की शिप वहां आ जाती है और वो उनकी शिप को घेर कर उन पर रेड मारकर अंदर घुस जाते हैं। अब वो सारे कुशान के सोल्जर्स उन सब को पकड़ रहे थे। तभी सर्पी को उन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी तलवार तो नीचे कमरे में। फिर वो और इसी तरह जब मारकर नीचे से खिड़की से दूसरे फ्लोर में घुस जाते हैं, तभी वहां एक सोल्जर उन्हें देख लेता है और इसी तरह उसे पेल देता है। और तुमने एक बात नोटिस की हो तो वो कुशान्स हिंदी या संस्कृत में बोल रहे थे, उनके डायलॉग्स भी सीधे सीधे पैनल्स में लिखे गए हैं। अब इसी तरह आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो खिड़की से देखता है कि दूसरे रूम में भी शी के फ्रेंड मॉर्डा सबको कुशान के सोल्जर्स ने पकड़ लिया है और शी के अभी एस्ट्रल वर्ल्ड में है, इसलिए उसकी बॉडी इस वक्त अनकॉन्शियस स्टेट में है। तभी वो सोल्जर्स गेट तोड़कर गर्ड्स के रूम में घुस जाते हैं और उसकी बड़ी सी तलवार देखकर उन सब की फट जाती है, क्योंकि गर्ड्स ने इतने कारनामे किए हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ही है। तभी एक सोल्जर डरते डरते उसके हाथ से उसकी तलवार लात मारकर हटा देता। अभी इस वक्त वो बहुत लकी थे क्योंकि गर्ड्स इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है और ऊपर से अंदर से डिप्रेस्ड भी है। तभी वो जल्दी से जंजीर से उसे बांध देते और बाहर हम देखते हैं कि उन कुशान के सोल्जर्स में एक बंदा रिकेट भी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सोल्जर्स स्लिट के साथी हैं और असल में रोडरी की शिप उनके इलाके में आ गई थी, इसलिए उसने उन पर रेड करी और दाइबा ने स्लिट को पहले ही भविष्यवाणी करके इस सिचुएशन के बारे में बता दिया था कि अंधेरी रात में जहां से सूरज ढलता है वहीं से चांद अपनी चमक दे रहा होगा और तब एक बीस्ट जंजीर में बंधा हुआ आएगा। तभी सब शिप पर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गर्ड्स को बांध रखा था और उसे ऐसा देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है कि गर्ड्स कुछ कर क्यों नहीं रहा है। और तभी गर्ड्स वहां गिर जाता है। इसी को ये देखकर गुस्सा आ रहा था और वो गर्ड्स पर चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो गर्ड्स, दिखाओ इन्हें तुम कितने खूंखार हो। ऊपर से दाइबा कहता है अभी हम बहुत लकी हैं कि ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कुछ नहीं कर रहा है, वरना इन सबको तो वो आराम से धूल की तरह उड़ा देता। तभी रिकेट वहां आकर कहता है गर्ड्स क्या ये तुम हो? और फिर वो कुशान सोल्जर से उनकी भाषा में बात करके कुछ कहता है और फिर वो सब उन सब की रस्सियां खोल देते हैं। रोडरी की देखकर हैरान था कि रिकेट को हमारी लैंग्वेज आती है। फिर रिकेट बताता है कि मैं भी मिडलैंड से ही हूँ, बस अभी किसी रीजन की वजह से मैं कुशान के साथ काम कर रहा हूँ। और फिर कुशान के आर्मी स्लिट के ऑर्डर पर उन सबको उनके किंगडम की तरफ ले जाते हैं जो सामने हमें दिख ही रहा था। और असल में जो इनका ये किंगडम है ये ईस्ट में है। हम देखते हैं गर्ड्स एस्ट्रल बॉडी की गहराइयों में डूबे जा रहा था क्योंकि उसके इनर बीस्ट के हावी होने पर गर्ड्स अब डार्कनेस में पूरा खुल चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिके आकर उसे बचा लेती है और वहां से बाहर निकालती है। अब रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं तो उन्होंने गर्ड्स को जेल में बंद कर रखा था और दूसरी तरफ अब उनके महल में हम देखते हैं तो रिकेट स्लिट पर चिल्ला रहा था कि तुमने गर्ड्स को जेल में क्यों बंद कर रखा है। स्लिट कहता है इसमें हमारी और ब्लैक स्वॉर्ड्समैन दोनों की भलाई है, तुम्हें पता नहीं है वो कितना खतरनाक है और इस टाइम तो उसकी हालत भी कितनी खराब है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो श्रीकी है वो काफी देर होने के बाद भी अभी तक एस्ट्रल वर्ल्ड से वापस नहीं आई। इवेलरा कहती है मुझे तो डर लग रहा है कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड की ज्यादा गहराइयों में जाकर फंस तो नहीं गई। उसके बाद स्लिट रोडरिक और बाकी सबको बताता है कि अब ग्रिफिथ का प्लान है ईस्ट को हथियाने का, जो अभी करंटली कुशान के रूल के अंदर है और वो ऐसे ही करते करते एक दिन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उन्हें खत्म करता जाएगा। वो रोडरिक से कहता है अभी तुम हमारे इलाके में हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहकर हमारी मदद करनी होगी हॉक ऑफ लाइट को हराने में। अभी हम सबको एक साथ रहकर ही काम करना होगा, वरना जैसे उसने एल्फ आइलैंड को तबाह करा था ऐसा ही हश्ट हम सबके साथ होगा। उसके बाद रिकेट को ये भी पता चलता है कि ग्रिफिथ आकर
कैस्का को भी अपने साथ ले गए। अब बाहर वो सब उनके शहर में घूम रहे थे, जहाँ उनका रहन सहन, घर बार और उनका पहनावा काफी अलग था। तभी वहाँ कुरुलताई के लिए कुशान का नया एम्परर वहाँ आता है और वही कुरुलताई का मेन स्पीकर भी है। कुरुलताई असल में कुशान की एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जहाँ उनके सारी एरिया के चीफ आकर उनसे बात करते हैं, मतलब कि वहाँ की लोकसभा। अब वो सारे एरियाज के चीफ वहाँ बैठे हुए थे और उनका स्पीकर उन्हें आदेश देता है मीटिंग स्टार्ट करने को। अब उन सब में काफी बहस भी होने लगती है और नॉर्दर्न रीजन के लोग तो काफी भड़के हुए थे और वो कहते हैं कि हमें बाकी राका को अपनी कुशान की आर्मी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाकी राका का क्लैन असलियत में एक एसेसिन है और वो उन्हें सिर्फ एक मर्डरर्स की तरह देखते हैं। और तभी दूसरा लॉर्ड खड़ा होकर उन्हें डिफेंड करता है और कहता है अभी हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम उस हॉक ऑफ लाइट को कैसे हरा सकते हैं साथ मिलकर। स्पीकर भी इस बात से एग्री करता है। अब सिलेट की ओर से दाइबा उन्हें करंट कंडीशन के बारे में बताता है कि ग्रिफिथ की आर्मी के पास एक बहुत बड़ा किंगडम है फैल्कोनिया, और उसकी आर्मी और उसके हथियार भी काफी आधुनिक और खतरनाक है। यहाँ तक कि उस वर्ल्ड स्पाइरल ट्री के यूज से वो इधर उधर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। और ये सुनकर उन सब की फट जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर स्लिट स्पीकर यानी कि उनके एम्परर से कहता है कि आप मुझे कुशान की आर्मी का सुप्रीम कमांडर बना दीजिए ताकि मैं हॉक ऑफ लाइट को हरा सकूं। अभी सुनकर दूसरे रीजन के लॉर्ड भड़कने लगते हैं और नॉर्दर्न रीजन के तो आग बबूला हो रहे थे। तभी पीछे से उस पर हमला होता है और साइड के उसके आदमी भी उसमें घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में हम देखते हैं गट्स के ब्रांड से खून निकल रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ राक्षस आ चुका है। अब उन सब की हालत खराब हो जाती है फार्मर बाकी राका राक्षस को देखकर, और राक्षस अपना पिछली बार का बदला लेने के लिए आया था। बाकी के स्लिट के बंदे उस पर हमला करते हैं ताकि उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उनका एम्परर और वहाँ के लॉर्ड्स वहाँ से निकल सके, और फिर बाकी सब आकर राक्षस को घेर लेते हैं। तभी उनके महल के ऊपर एक तूफान आने लगता है। ताइबा कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, ये तो एक एस्ट्रल गेट है। और तभी उनके शहर में कई खतरनाक डीमंस आने लगते हैं जो उनकी जनता पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। तभी वेंडस ये नोटिस करती है और वो उनकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन और कई सारे डीमंस आकर उस पर हमला करते हैं। तभी सर्पिको आकर उसे बचा लेता है। बाहर हम देते हैं पूरे शहर में वो डीमंस फैल गए थे और खून खराबा मचा रहे थे। तभी उनके महल की दीवारें तोड़कर वहां से हाथी आते हैं जिन्हें राक्षस ने बेकाबू कर दिया था। दूसरी तरफ हम गट्स को देखते हैं जो जेल में था और धीमे धीमे वो खड़ा हो रहा था क्योंकि उसे बाहर की स्थिति का अंदाजा हो गया था, और वो कहता है दिस विल डू। और यही हमारा बजक का लास्ट पार्ट भी खत्म हो जाता है। और अब पता नहीं कब और कितने सालों में इसके चैप्टर आएंगे बाकी के, लेकिन जब भी आएंगे हम उन्हें कवर करते रहेंगे। और हाँ यार, इस बजक की जर्नी में बहुत मजा आया। इस साल जब जनवरी में मैंने ये चैनल चालू किया था, तो स्वागत है तुम सबका मेरे दूसरे चैनल बोकुइज्म पर। और अब दिसंबर खत्म ही होने वाला और लिटरली 1 साल हो गया। मेरे यूट्यूब तो छोड़ो, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स और डीएम्स में भी यही भरा हुआ था कि बजक का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। हमेशा तुम लोग फुल एक्साइटेड रहते थे अगले पार्ट के लिए। वैसे जब मैंने ये चालू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं बजक के इतने सारे चैप्टर्स कवर कर पाऊंगा, बट हाँ, तुमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया बजक के लिए, इसलिए बस ये पूरा हो पाया है। ऐसा ना मेरा नाम से जुड़ गया था भाई बजक के साथ पूरा। मुझे यकीन है तुमने भी इस सीरीज से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अबे यार, अब नहीं आएंगे कमेंट्स बजक का नेक्स्ट पार्ट, बट चलो अब कोई नहीं, हम और मांगास को कवर करेंगे आगे, उसमें भी ऐसी सपोर्ट दिखाना। और सपोर्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने भी बजक की ये सीरीज नहीं देखी तो जाओ अपने दोस्तों को जाकर सजेस्ट करो कि बोकुइज्म के चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे 45 पार्ट्स को बिंज वॉच करें ताकि उन्हें भी पता लगे ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम इसे क्यों कहते हैं। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।